हेलो दोस्तों, मैं साजिद और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल साजिद एमपीसी वाला में। तो दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने जाना था अच्छे से पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में और हर एक छोटी से छोटी बात को हमने अच्छे से समझने की कोशिश किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पदार्थ के ठोस अवस्था के सामान्य गुण के बारे में, यानी ठोस पदार्थ के सामान्य गुण के बारे में। तो दोस्तों, यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं या फिर क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप पिछले वाले वीडियो पदार्थ का वर्गीकरण जिसमें अच्छे से समझाया गया है, अगर उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ। वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इस वीडियो को अच्छे से और बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ठोस अवस्था के सामान्य गुण या गुणधर्म। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ठोस अवस्था के कुछ खास बात जान लेते हैं, उसके बाद हम सामान्य गुण के बारे में एक एक करके अच्छे से चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ठोस में कणों के बीच रिक्त या खाली स्थान बहुत कम होता है या फिर न के बराबर होता है। ठोस में कण के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक या मजबूत होता है। ठोस में कण की गति बहुत कम या फिर न के बराबर होता है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ठोस में कणों की गति बहुत कम या फिर न के बराबर होता है। ठोस में कण अपने निश्चित स्थितियों के इधर उधर केवल कंपन करते रहते हैं, यानी गति नहीं करते हैं। वो एक ही जगह स्थिर रह करके ठोस के जो कण होते हैं एक ही जगह स्थिर रह करके गति नहीं करते हैं, कंपन करते रहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है या फिर कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम कि ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। इसको अभी हम न के बराबर समझ सकते हैं और यही कारण है कि ठोस के कणों की अत्यधिक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि ठोस ठोस की आकृति निश्चित या नियमित रूप से कायम रहती है और यही कारण है कि ठोस का आयतन भी स्थिर या निश्चित होती है। और वैसे ठोस अवस्था या ठोस पदार्थ के सामान्य गुण निम्नलिखित होते हैं। यहाँ पे नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, नंबर 1 पे आपको दिख रहा होगा कि ठोस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होते हैं। अब कैसे निश्चित होते हैं मैं पिछले वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। वहाँ पे आप जाके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे में यहाँ पे दिया गया है नमक, चीनी, रबड़, पेन, पुस्तक, चौक, मेज इत्यादि। तो दोस्तों, बिल्कुल नमक जो होता है या फिर चीनी होता है, अगर इसको हम किसी बर्तन में अगर इसको उड़ेलते हैं, डालते हैं, तो वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है। लेकिन यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझेंगे कि अगर उसकी एक क्रिस्टल की बात करें, नमक की एक क्रिस्टल की बात करें या फिर चीनी की एक क्रिस्टल की बात करें, तो वह ठोस होता है और उसका जो आकार होता है वो बदलता नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चीनी या नमक का जो भी या फिर रबड़ है, पेन है, पुस्तक, चौक, मेज, इसका आकार क्या होता है, ठोस पदार्थ का आकार या फिर आयतन निश्चित होता है या बदलता नहीं है। तो दोस्तों, हम 2 नंबर में देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में दिख रहा होगा आपको कि ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, ऊंच होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व ऊंच होता है और घनत्व के 2 उदाहरण यहाँ पे हम दिए हैं। दोनों उदाहरण को अच्छे से समझते हैं और यहाँ पे देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 पे आपको दिख रहा होगा, उदाहरण नंबर 1 पे दिख रहा होगा कि पानी का घनत्व लगभग 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर या 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब यह है कि यदि हम 1 घन मीटर पानी लेते हैं तो उसका द्रव्यमान लगभग 1000 किलोग्राम होता है या होगा। हम 2 नंबर देखते हैं, यानी इसको हम तुलना करेंगे, लोहा से तुलना करेंगे। तो लोहा को पहले समझ लेते हैं। लोहा का घनत्व है, लोहा का घनत्व लगभग 7900 किलोग्राम प्रति घन मीटर या 7.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब यह है कि यदि हम 1 घन मीटर लोहा लेते हैं, 1 घन मीटर अगर लोहा लेते हैं, 1 घन मीटर अगर लोहा लेते हैं तो उसका द्रव्यमान लगभग 7900 किलोग्राम होगा। अब यहाँ पे आगे इसको तुलना करेंगे और समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन दोनों उदाहरण से पता चलता है कि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, जिसका अर्थ है कि लोहा पानी की तुलना में अधिक सघन है। अब देखिए सघन क्या होता है, सघन को समझते हैं। जहाँ पे देखिए सघन का अर्थ होता है अधिक होना या फिर अधिक घना होना। देखिए
जब कोई वस्तु या पदार्थ सघन होता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी इकाई आयतन में अधिक द्रव्यमान होता है। आगे हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आगे। यहाँ पे दिख रहा है कि किसी वस्तु या पदार्थ की इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। घनत्व के यहाँ पे डिफिनेशन आराम से अच्छे से खूबसूरत यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, इसको याद रख सकते हैं। घनत्व को आमतौर पे रो या यहाँ में डेंसिटी होता है तो यहाँ पे डी से या फिर रो का यहाँ पे सिंबल दिया है, संकेत दिया है वहाँ पे रो, उससे दर्शाया जाता है और इसकी इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। घनत्व का जो सूत्र होता है, सूत्र को देखते हैं। देखिए घनत्व का जो सूत्र होता है वो सूत्र यहाँ पे दिया है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, जहाँ पे हम इसको संकेत के माध्यम से समझ सकते हैं, रो इक्वल टू एम अपॉन भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आगे दोस्तों दिख रहा होगा 3 नंबर में, दिख रहा होगा 3 नंबर में कि ठोस पदार्थ का द्रवणांक और क्वथनांक ऊंच होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, टंगस्टन, हीरा इत्यादि। इन सब का जो द्रवणांक होता है और क्वथनांक होता है वह क्या होता है, ऊंच होता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे इसका परिभाषा देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों कि जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव रूप में बदलता है तो उस तापमान को द्रवणांक कहते हैं। और नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे कि जिस तापमान पर कोई द्रव गैस रूप में बदलता है तो उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे समझेंगे हम 4 नंबर को, अच्छे से समझेंगे सामान्य गुण को। 4 नंबर पे दिख रहा होगा दोस्तों कि ठोस पदार्थ दृढ़ या कठोर या मजबूत होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें ठोस पदार्थ में क्या होता है, आकर्षण बल मजबूत होते हैं, इसलिए ठोस पदार्थ दृढ़ या कठोर या मजबूत होते हैं। और ये आकर्षण बल तो मजबूत होते ही हैं ठोस पदार्थ में, उनमें जो ठोस पदार्थ के जो भी कण होते हैं इतने पास होते हैं कि वो पास और स्थिर रहने के कारण मतलब वो गति नहीं करते हैं और वह एक ही जगह पे मतलब कंपन करते रहते हैं। ये मैं पहले ही मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे 5 नंबर में दोस्तों दिख रहा होगा कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब जिसको नहीं दबाया जा सकता है, जिस पे दाब नहीं लगाया जा सकता है, यानी जिस पे दाब का कोई प्रभाव ही न पड़े तो ये असंपीड्य होता है। और जिस पे दाब का प्रभाव पड़े वो संपीड्य होता है, जिस पे दाब का प्रभाव न पड़े वो असंपीड्य होता है। अब देखिए यहाँ पे अपवाद में है, जैसे पाव रोटी और स्पंज अपवाद में है। ये बिल्कुल ठोस पदार्थ है लेकिन इसमें वायु भरी होती है, जिसके कारण ये अपवाद में आता है, पाव रोटी और स्पंज। दोस्तों हम 6 नंबर में देखेंगे, 6 नंबर यहाँ पे देखेंगे कि ठोस पदार्थ बहता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ठोस पदार्थ नहीं बहता है, पानी की तरह या फिर गैस की तरह नहीं बहता है ये। फिर यहाँ पे 7 नंबर में देखेंगे ठोस पदार्थ अपने किसी भी बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भर सकता है। बिल्कुल दोस्तों सही बात है, ठोस पदार्थ को हम किसी बर्तन में, अलग अलग बर्तन में अगर बारी बारी से रखें तो वो ठोस पदार्थ सभी बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरता है, जबकि द्रव पदार्थ भी सभी बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भर सकता है, नहीं भरता है यहाँ पे। लेकिन गैस पदार्थ जो होता है वो आप किसी भी बर्तन में अगर उस गैस पदार्थ जो द्रव रूप में होता है उसको डालेंगे तो वो सबसे पहले वो पूरे स्थान को भरता है, उसके बाद जो बचता है वो द्रव रूप में रह जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट जानेंगे, 8 नंबर जानेंगे। यहाँ पे 8 नंबर में आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि ठोस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन और द्रवीकरण की क्रिया होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ठोस पदार्थ को अगर टेम्परेचर दिया जाता है, उष्मा दिया जाता है तो वह पिघल करके द्रव बनता है। और ठोस पदार्थ बिना कोई कोई ऐसा ठोस पदार्थ होता है जो बिना द्रव में बदले वह सीधे गैस में बदल जाता है, तो वह क्या होता है, उसको बोलते हैं हम द्रव ऊर्ध्वपातन बोलते हैं उसको, उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और जो ठोस से अगर थोड़ा सा टेम्परेचर पड़ने पे या ऊष्मा पड़ने पे वो द्रव के रूप में बदलता है तो वह क्या होता है, वह क्रिया हो जाए, वह जो क्रिया होता है वह क्रिया द्रवीकरण कहलाता है। और ठोस से सीधा गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यहाँ पे समझेंगे दोस्तों, हम ऊर्ध्वपातन की परिभाषा को समझेंगे और द्रवीकरण की परिभाषा को समझेंगे। ठोस पदार्थ से द्रव पदार्थ में बदलने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को द्रवीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम ठोस पदार्थ, बर्फ़ जो होता है ठोस पदार्थ में के रूप में होता है और उसको यह जो टेम्परेचर देंगे तो यह बर्फ़ में द्रव में बदल जाता है। नेक्स्ट समझेंगे हम ऊर्ध्वपातन को। ऊर्ध्वपातन में दोस्तों दिख रहा होगा यहाँ पे कि ठोस पदार्थ से द्रव पदार्थ में बदले बिना
सीधा गैस में बदलता है तो वह यह जो बदलने की क्रिया होती है इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। यानी ठोस पदार्थ से द्रव पदार्थ में बदले बिना गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे आयोडीन या फिर नमक या फिर इत्यादि, मतलब और भी हो सकता है। 9 नंबर दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे कि 9 नंबर में यहाँ पे दिख रहा होगा कि ठोस पदार्थ का विसरण नहीं होता है। विसरण का मतलब ये होता है कि कोई भी अलग अलग पदार्थ अगर खुद से अपने आप अगर नहीं मिल रहा है, नहीं घुल मिल रहा है, आपस में नहीं मिल रहा है, तो वह विसरण वह नहीं कहलाएगा। लेकिन कोई भी अलग अलग पदार्थ अगर आपस में अपने आप मिल रहा है तो इस क्रिया को कहेंगे हम विसरण। यहाँ पे देखिए ठोस पदार्थ, कोई भी अलग अलग ठोस पदार्थ अपने आप आपस में नहीं मिल सकता है, इसलिए ठोस पदार्थ का विसरण नहीं होता है। यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थ का अपने आप घुल मिल जाना विसरण कहलाता है। 10 आखिरी यहाँ पे टॉपिक जो बचा हुआ है, ठोस पदार्थ का प्रसार और संकुचन नहीं होता है। यानी ठोस पदार्थ का प्रसार और संकुचन नहीं होता है। प्रसार का अर्थ होता है, प्रसार का अर्थ होता है दोस्तों 10 नंबर में आखिरी टॉपिक है जो ठोस पदार्थ का प्रसार और संकुचन नहीं होता है। इसको प्रसार क्या होता है और संकुचन क्या होता है इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए प्रसार का मतलब होता है फैलाव और संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, इकट्ठा होना। तो इसको अच्छे से हम परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रसार के बारे में अच्छे से यहाँ पे मैं बताया हूँ और यहाँ पे अच्छे से इसको व्यवस्थित किया हूँ। प्रसार का अर्थ है किसी पदार्थ का विस्तार, यानी विस्तार करना या फिर फैलाव होता है। जब कोई पदार्थ गर्म होता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे वे अधिक तेजी से गति करने लगते हैं और पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रसार कहा जाता है। नेक्स्ट समझेंगे यहाँ पे हम संकुचन के बारे में कि संकुचन क्या होता है। समझिएगा दोस्तों, संकुचन यानी संकुचन का अर्थ है किसी पदार्थ का सिकुड़ना या आयतन में कमी आना। इसका मतलब होता है, संकुचन का मतलब होता है जब कोई पदार्थ ठंडा होता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है जिससे वे धीमी गति से गति करने लगते हैं और पदार्थ का आयतन कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को संकुचन कहा जाता है। देखिए सबसे पहले इसको हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद वीडियो के एंड करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि गर्मियों में रेलवे ट्रैक का क्या होता है? प्रसार होता है। माने प्रसार होना यानी प्रसार होता है, फैलता है, रेलवे ट्रैक फैलता है। और ठंड में धातु के पाइप का क्या होता है? संकुचन होता है, यानी इसका मतलब है कि वो सिकुड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे द्रव पदार्थ या द्रव अवस्था के सामान्य गुण के बारे में। इसी तरह विस्तार से हर एक छोटी छोटी बात को समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।